जी नमस्कार, मैं रविरंजन निलय और यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करेंगे वह विषय होगा संविधान की विशेषताएं। इसके पहले हम लोग ने पिछले वीडियो में भी संविधान की विशेषताएं पर चर्चा किए थे, लेकिन कुछ विशेषताएं और बाकी रह गया था, उसका आज हम लोग इस वीडियो में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यह जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले कि यह भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। और डीपीएसपी एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रावधान करता है। इसके साथ साथ यह लोकतंत्र को बढ़ावा देने का, और किस तरह का लोकतंत्र, यह आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ाने का प्रावधान करता है। और इसमें 3 मुख्य तत्व आते हैं, वह है सामाजिक, गांधीवादी और उदारवादी, यानी कि उदार बौद्धिक। इन तीनों चीजों का आपको मिश्रण इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें यह बतलाया गया है कि यह जो डीपीएसपी होगा वह फंडामेंटल राइट की तरह नहीं होगा। यानी कि सरकार, राज्य कोई भी नियम कानून बनाती है तो वह फंडामेंटल राइट की तरह उसे लागू करने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। बस इतना ही कहा गया है कि आप अगर कोई भी कानून नियम बनाते हैं तो वह नियम और कानून बनाते समय डीपीएसपी में जो भी बातें कही गई है उन बातों को ध्यान में रखना होगा। और यह संविधान के भाग 4 में और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यह किस देश से लिया गया है? तो यह आयरलैंड से लिया गया है। और एक केस जाता है 1980 ईस्वी में, मिनर्वा मिल्स। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फंडामेंटल राइट होगा और जो डीपीएसपी है वह दोनों का संतुलन है हमारे संविधान में। ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए कि डीपीएसपी के आधार पर लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जैसे कि समान कार्य के लिए समान वेतन। ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता है, ये आता है डीपीएसपी में। लेकिन इसके आधार पर लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि नहीं, हमको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह जो है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट जो है, दोनों को क्या है, हमारा संविधान एक संतुलित वे में चलना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वह मूल संविधान में नहीं था। यह संविधान में 1976 ईस्वी 42वें संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह के अध्यक्षता में एक कमेटी गठन हुआ था। इन्होंने रिपोर्ट पेश किया। इनके रिपोर्ट पेश करने के उपरांत 1976 ईस्वी में लागू, तो 1975 ईस्वी में भी हो गया था आपातकाल के दौरान भी, लेकिन पुनः 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तो नागरिकों को यह कहा गया
ठीक है कि आपको फंडामेंटल राइट मिला, मौलिक अधिकार मिला, डीपीएसपी में उन सब बातों को रखा गया जिन बातों को हमने मौलिक अधिकार में जगह नहीं दिया गया था। इतने सारे सब चीज देने के बाद जो आप लोग का एक कर्तव्य होता है देश के प्रति, लोगों के प्रति, उस कर्तव्य को आपको पालन करना होगा। इस तरह से शुरू में उस समय 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे, लेकिन 86 संविधान संशोधन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। यह मौलिक कर्तव्य यह जोड़ा गया था कि प्रत्येक अभिभावक को 14 वर्ष से तक के आयु के बच्चों को निजी सरकारी विद्यालय में पहुंचाने का काम रहेगा। इस तरह से हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह के अध्यक्षता में एक रिपोर्ट पेश किया गया, उनके बाद 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन में लागू किया गया। पहले में 10 मौलिक कर्तव्य, 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार से अभी तक कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। आगे हम लोग देखेंगे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमने अभी 2 बिंदुओं पर बात किया, पहला राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरा मौलिक कर्तव्य, तीसरा हम लोग बात करेंगे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य कहने का मतलब एक ऐसा राज्य जिसमें किसी धर्म को विशेष तरजीह नहीं दिया है। इसके लिए संविधान में अनेक तरह का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ, विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। आर्टिकल 15 में, 16 में मूल वर्ग, धर्म, वंश, जाति के आधार पर आपको कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 25, 26, 28, 30 और फिर संविधान के प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्ष शब्द को ही जोड़ दिया गया है। आगे देखेंगे सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार। यह सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार जो है वह भारत में एक ऐसा अधिकार है जो एक उच्च व्यक्ति हो या एक नीच तबका के व्यक्ति हो, सभी के लिए एक व्यक्ति का जो वोट का वैल्यू होगा वो बराबर होगा। शुरू में तो 21 वर्ष था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा इसे लागू किया गया था 1989 में, लेकिन 88 में वो प्रावधान हुआ था। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 ही कह लीजिए 21 वर्ष से आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और भारत का एक भौगोलिक जो आधार है, विशेषता है, और फिर जिस तरह का भारत की जनसंख्या है, इन सब के आधार पर आप देखेंगे सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार भारत के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और भारत के लोकतंत्र का यह एक अनूठी व्यवस्था सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार भी है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे स्वतंत्र निकाय। हम लोगों ने देखा कि हमारे संविधान की विशेषताएं तो अनेक तरह के लिखी। एक स्वतंत्र निकाय के रूप में हमने कैग का गठन किया है, निर्वाचन आयोग का गठन किया है। इस तरह से अनेक इसके पहले कई तरह के संस्थाएं थी जो संवैधानिक थी और स्वतंत्र थी। हमने इसको इसलिए गठन किया गया ताकि हमारा जो लोकतंत्र है वह मजबूत हो और एक मजबूत स्तंभ के रूप में इसे संचालित करने के लिए स्वतंत्र निकाय की स्थापना बहुत जरूरत है। और समय के अनुसार
इस स्वतंत्र निकाय में बढ़ोतरी भी हो रहा है। आगे देखेंगे हम लोग आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान में हम लोग देखते हैं कि वह 3 तरह से होता है। पहला तो वित्तीय, दूसरा अगर राज्य में जो कानून फेल्युअर हो या जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अनुसार नहीं चल रहा है, तब आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं अनुच्छेद 356 के अनुसार। और एक वाह आक्रमण होता है, युद्ध होता है, उस समय 352 के अनुच्छेद 352 के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आप कर सकते हैं। एक आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और एक और यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वे 360 अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल। और देखेंगे एकल नागरिकता जो है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगर हम अमेरिका से इसका तुलना करेंगे तो अमेरिका में संघ के आधार पर एक संघ का अलग नागरिकता मिलता है और राज्य का अलग नागरिकता मिलता है, और दोनों प्रकार का जो वहाँ पे अमेरिका में है उनको लाभ प्राप्त होता है। लेकिन भारत की एकता अखंडता को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। इसके पहले देखेंगे जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी नहीं हुआ करता था, तब वहाँ पे जम्मू कश्मीर का अलग नागरिकता था। लेकिन जब से वह संघ राज्य क्षेत्र में आया है, तब से पूरे भारत के जितने भी राज्य क्षेत्र हैं वहाँ पे एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। और त्रिस्तरीय सरकार कहने का मतलब जो त्रिस्तरीय जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर होता है, जिससे गांधी जी का मॉडल भी हम कह सकते हैं। इनको अपनाया गया 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। और यह जो त्रिस्तरीय सरकार है, इसको भी कहीं ना कहीं हम बीपीएसपी के रूप में ही पंचायती राज की व्यवस्था किया गया था। लेकिन बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय सरकार का एक संवैधानिक प्रावधान दिया गया। इस तरह से हम देखते हैं भारतीय संविधान की एक लंबी विशेषताओं के रूप में हम लोगों ने चर्चा किया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।